हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एमटीपी एक्ट। ठीक है, एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। इसके जैसे कि मैं एम्स में बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि एमटीपी एक्ट कब आया था, 1971, 2, 3, 1971, 1972, 1975, इस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे। या फिर हम अभी रीसेंट अमेंडमेंट की बात करें तो रीसेंट अमेंडमेंट एमटीपी में कब किया गया, कौन से ईयर में किया गया, रीसेंट अमेंडमेंट में क्या क्या नई चीजें ऐड की गई, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं अबाउट द एमटीपी एक्ट। एमटीपी किट में कितने टैबलेट्स होते हैं, एमटीपी किट किस नाम से जाना जाता है, और बहुत सारी बातें जो हम एमटीपी के बारे में इन शॉर्ट समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे इन शॉर्ट ड्यूरेशन, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमटीपी के टॉपिक को। एमटीपी एक्ट, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं एमटीपी को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज अ सेफ, लीगल, हाइजीनिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस एंड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होना चाहिए। तो वो सारी बातें हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमटीपी एक्ट आया कब था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमटीपी एक्ट 1971 में आया था और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों मैंने इस पे स्टार मार्क किया, क्यों मैं इसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि यहां से कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमटीपी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमटीपी एक्ट केम इन फोर्स। एमटीपी एक्ट केम इन फोर्स यानी कि इसे लागू कब से किया गया। एमटीपी एक्ट आया 1971 में, बट ये जो लागू किया गया वो 1972 से किया गया। फिर इसमें कुछ चेंजेस हुए, तो हम ये बोल देते हैं कि जो फर्स्ट चेंजेस हुआ था यानी कि कुछ अमेंडमेंट हुए थे, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन एमटीपी एक्ट, ये जो एक्ट आया था इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस, अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1975। और हम बात करेंगे अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट इन एमटीपी एक्ट। रीसेंट अमेंडमेंट इन 2021। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रीसेंट अमेंडमेंट इन 2021 जो एमटीपी एक्ट में चेंजेस किया गया है। पहले हम कहां तक पढ़ते थे? अगर मैं यहां पे बोलूं कि एमटीपी के बारे में हम पढ़ते थे कि एमटीपी कितने वीक्स तक होता है? 20 वीक्स तक। कब तक था? जो 1975 में जो अमेंडमेंट हुआ था वहां तक था कि एमटीपी 20 वीक्स तक परफॉर्म किया जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अमेंडमेंट 2021 द एमटीपी परफॉर्म अप टू 24 वीक्स, अप टू 24 वीक्स और बियॉन्ड 24 वीक्स, यानी 24 वीक के बाद भी किया जा सकता है, पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 24 वीक्स यानी प्रेगनेंसी में कभी भी किया जाएगा, उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। वो क्या है वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो, तो रीसेंट अमेंडमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जो चीजें हो चुकी रीसेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि 24 वीक्स के बाद सब्सटेंशियल फीटल इंजरीज हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मैलिटीज? यानी कि बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज, कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, कोई फंक्शनल एबनॉर्मैलिटीज, कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट होता है और उसका पता पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी चलता है, तो उसके लिए फीमेल को मेडिकल बोर्ड से क्या करना होता है? कंसेंट लेना होता है। और फीमेल क्या करवा सकती है? अपना एमटीपी कभी भी करवा सकती है पूरी प्रेगनेंसी में। ठीक है, पहले ये था कि मैरिड फीमेल को ही कंसेंट मिलता था, बट रीसेंट अमेंडमेंट में ये हुआ है कि अनमैरिड फीमेल है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, तो भी उसको क्या मिलेगा? कंसेंट मिलेगा और वो क्या करा सकती है? एमटीपी करा सकती है। ठीक है, चलो भाई, तो अब बात करते हैं कि भाई एमटीपी तो बताओ मैम, एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेफ, लीगल, it is a safe, legal, it is a safe, legal and hygienic termination of pregnancy. Hygienic termination of pregnancy. It is a safe, legal, hygienic termination of pregnancy at a recognized place, at a recognized place by the registered
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और आपको पता होना चाहिए अबाउट द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अबाउट द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या नहीं है? देखो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होते हैं जिन्होंने सबसे पहली चीज क्या किया हो, 25 एमटीपी केसेस को असिस्ट किया हो और सर्टिफिकेट हो बाय एक रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल पे, कोई ऐसा नहीं कहीं पे भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला वो होता है जिसने 25 एमटीपी केसेस को क्या किया हो, असिस्ट किया हुआ हो। ऐसी डॉक्टर्स, ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जिसने एमटीपी केसेस को, 25 एमटीपी केसेस को क्या किया हो, असिस्ट किया हो, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, 25 एमटीपी केसेस को असिस्ट किया हुआ है, सर्टिफिकेट है उसके पास, तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में यहाँ पे होगा। वो इंडिविजुअली क्या कर सकता है, एमटीपी परफॉर्म कर सकता है। दूसरा पर्सन वो है जिसने 6 मंथ का, एमबीबीएस करने के बाद 6 मंथ का उसके पास ऑप्स गायनी का क्या है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। ठीक है, जिसने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, 6 मंथ का इन हाउस ट्रेनिंग की हुई है। ठीक है, इन हाउस सर्जन की प्रैक्टिस की हुई है, 6 मंथ का उसके पास सर्टिफिकेट है इन ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी। थर्ड है जिसके पास डिप्लोमा और डिग्री इन ऑप्स एंड गायनी है। थर्ड वो है जिनके पास क्या है भाई, डिप्लोमा है या फिर उसके पास क्या है, डिग्री है इन ऑप्स एंड गायनी। तो ये सब क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कंसेंट देते हैं, जो इंडिविजुअली एमटीपी केसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्लेस समझ में आ गया? तो एमटीपी का मतलब होता है सेफ, लीगल, हाइजीनिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस। कोई अच्छी सी, ऐसे नहीं कहीं पे भी घर में कहीं पे भी करवा लिया, नहीं, एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस एंड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से किया जाना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एमटीपी। समझ में आ गया? 24 वीक्स तक रीसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। यहां तक की सारी बात आपको समझ में आ गई। फिर जरूरी क्या होता है मैम, कंसेंट लेना हमने सुना है बहुत जरूरी। यस, कंसेंट लेना इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसेंट किसका लेते हैं, फादर का या मदर का? तो आप बोलोगे आप फीमेल का लोगे, आप उस मदर का लोगे। फादर का कंसेंट कंसीडरेबल नहीं होता है, हम मदर का लेते हैं, फादर का नहीं लेते हैं। लेकिन मैम ऐसा भी तो रेप केसेस होगा या माइनर केसेस होगा, तो माइनर केसेस में हम क्या करते हैं, जो भी फीमेल के गार्जियन है, गार्जियन ऑफ द फीमेल, ठीक है, किससे लेते हैं, जो लोकल गार्जियन है या फिर जो उसके पेरेंट्स हैं, उनसे हम रिटन कंसेंट जो है वो लेते हैं, उनसे हम रिटन कंसेंट जो है वो लेते हैं। जो माइनर है यानी कि एज इज लेस देन 18 ईयर्स, उसे हम माइनर में बोलेंगे। जिस फीमेल का एज 18 साल से कम है, वो प्रेग्नेंट है, उसका एबॉर्शन कराना है, उसके लिए कंसेंट किससे लिया जाएगा, उसके गार्जियन से, उसके पेरेंट्स से। ठीक है, तो कंसेंट की बात हमने कर ली। हमने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को समझ लिया कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, जो एमटीपी को परफॉर्म करते हैं या फिर वो कंसेंट साइन कर कर देते हैं कि हाँ एमटीपी हो सकता है। अब कितने वीक्स तक होता है ये समझेंगे और इंडिकेशन क्या है वो समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम वीक्स की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एमटीपी Amendment Act 2021, MTP can be performed up to 24 weeks, ठीक है, और मोर देन 24 वीक्स और कभी भी प्रेगनेंसी में। लेकिन 24 वीक्स के बाद तब किया जाता है जब बच्चे में कोई भी किसी भी टाइप का कंजेनाइटल एनोमलीज हो, या फिर हम बोलते हैं सब्सटेंशियल फीटल एनोमलीज हो, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद सर्वाइवल का चांस बिल्कुल नहीं है। वो प्रेगनेंसी में 24 वीक के बाद भी पता चलता है, यानी कि मैं लिख रही हूं सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मैलिटीज। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द फीटस, एनी फंक्शनल एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द फीटस, एनी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द फीटस। तो सब्सटेंशियल फीटल एनोमलीज का मतलब यही है कि बच्चे में इस तरह का कोई भी डिफेक्ट जिसमें पैदा होने के बाद सर्वाइवल का चांस ना के बराबर। तो वहां पे फीमेल को 24 वीक्स के बाद कंसेंट किससे लेना होता है, मेडिकल बोर्ड से।
फीमेल को यहाँ पे कंसेंट किससे लेना होता है भाई? अब एक दो डॉक्टर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे अब फीमेल को कंसेंट किससे लेकर आना होगा? इस फीमेल को कंसेंट अब मेडिकल बोर्ड से लेकर आना होगा। अब इस फीमेल को कंसेंट कहाँ से लेकर आना होगा? मेडिकल बोर्ड से कंसेंट लेकर आना होगा, और तभी फिर इसको एबॉर्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होते हैं? ऑब्स्टेटिशियन होते हैं, जो ऑब्स्टेटिशियन है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, इसके अलावा जो वहाँ का स्टेट का वो होता है, मतलब 4-5 डॉक्टर की टीम होती है। रेडियोलॉजिस्ट है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, ये सारे मिलके वहाँ पे होते हैं। सबका कंसेंट होता है, तभी जो है वो अप्रूव होता है, और फिर एबॉर्शन के लिए 24 वीक्स के बाद भी कंसेंट मिलता है। यानी कि एक दो डॉक्टर से काम नहीं चलने वाला है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पूरा मेडिकल बोर्ड से कंसेंट लेकर आना होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एमटीपी अगर 24 वीक्स तक हो, अगर एमटीपी को 24 वीक्स तक परफॉर्म करना हो तो कितने डॉक्टर का कंसेंट चाहिए? तो जब भी एमटीपी को 24 वीक्स तक कंसीडर एबॉर्शन होता है, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग 24 वीक तक एमटीपी किया जाएगा, जहां पे अप टू 20 वीक्स तक, याद रखना, अप टू 20 वीक्स तक क्या होता है? फीमेल को एक डॉक्टर का कंसेंट लेना होता है, 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर फीमेल को 20 से लेकर 24 वीक्स तक एबॉर्शन कराना है, इतने वीक्स के बीच में आई है, तो यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसेंट लेना होता है। यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट चाहिए, यहाँ पे 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट चाहिए। आप सोच रहे होगे आरएमपी का मतलब क्या है? आरएमपी का मतलब है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ एक डॉक्टर का कंसेंट, यहाँ पे 2 डॉक्टर का कंसेंट, तब फीमेल का क्या किया जाता है? एबॉर्शन। तो आई थॉट, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा न्यू एमटीपी एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। कुछ मैंने वर्बली बताया है, कुछ मैंने लिख के बताया है। जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है। अगर आप ये याद रखना चाहते हो कि इसका इंडिकेशन क्या होता है, तो देखो इंडिकेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। इंडिकेशन में है जैसे फीमेल मेंटल रिटार्डेशन है, जैसे फीमेल रेप केसेस है, इन सब में कंसेंट मिलता है। अगर जैसे मैंने बोला अनमैरिड कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का केस है, तो उसमें भी फीमेल को कंसेंट मिलता है। अनमैरिड है तो भी कंसेंट मिलता है। रीसेंट अमेंडमेंट 2021 के अकॉर्डिंग ऐसा इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अनमैरिड वुमेन अलाउड फॉर द एमटीपी इन केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। ठीक है, अगर बच्चे में किसी तरह का कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज है या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज है, इन सब में मिलता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज है तो इन सब में फीमेल को क्या मिलता है? अगर मदर में कोई भी हार्ट डिजीज है, और हार्ट डिजीज लाइक कौन सी कैटेगरी की है? 2nd and 3rd कैटेगरी। ठीक है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 हार्ट डिजीज है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 हार्ट डिजीज है। 2 में भी तो नहीं, लेकिन 3 और 4 में आप बोल सकते हो। 2 और 3 में नहीं, आप यहाँ लिख रहे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हार्ट डिजीज है, यानी कि बहुत ही सीवियर कंडीशन। वहां पे फीमेल को कंसेंट मिलता है कि वो क्या करा सकती है? एबॉर्शन करा सकती है। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन हो गया, रेप केसेस हो गया, कार्डियक डिजीज हो गया, कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर है जिसका कंफर्म है रेडिएशन एक्सपोजर है, रूबेला का इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है, तो वहां पे भी कंजेनाइटल एनोमलीज का चांस होता है। तो इन सब में अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होते हैं बच्चे में स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है, देन हम क्या मिलता है? कंसेंट मिलता है कि फीमेल क्या करा सकती है? एबॉर्शन करा सकती है। बट आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। रिसेंट में जो ऐड हुआ है वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इन ऑल्सो, मैरिड में तो है ही, लेकिन अनमैरिड फीमेल में भी अब इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, तो और एक चीज याद रखना, ये जो एमटीपी कोई करा रहा है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। आपने बोला ना सेफ, लीगल एंड हाइजीनिक, बहुत ही लीगल है, जेल भी हो सकती है। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, इधर उधर लीक नहीं करना है। आस पड़ोस का कोई आया है तो जाकर नहीं बताना है, देखो ये तो बच्चा साफ करवाने गई थी, ऐसा इसके बच्चे में था। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है जिसको कहीं भी लीक नहीं करना होता है। और इसका रिपोर्ट कहाँ पे किया जाता है ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसका रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना होता है। जितने भी एबॉर्शन हुए हैं, जितने भी एमटीपी परफॉर्म कराए गए हैं, एबॉर्शन हुए हैं, वो कहाँ पे? स्टेट के डीएचएस के पास सबमिट करना होता है। डीएचएस ऑफ द स्टेट के पास, यानी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो जो भी स्टेट का क्या है, डीएचएस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, वहां पे इस रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। बाकी ये कॉन्फिडेंशियल है, कहीं पे भी लीक नहीं होना चाहिए। अब आप पता कर रहे होगे कि मैम एमटीपी किट आपने बोला था, बताओगे? यस, एमटीपी किट को और किस नाम से जानते हैं? कॉम्बी पैक भी बोलते हैं।
इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बी पैक के नाम से ये अवेलेबल होता है। और इसमें कितने टैबलेट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कितने टैबलेट्स होते हैं तो मैं टैबलेट्स बना के आपको बता देती हूँ, जिससे आप इसको क्या कर पाओ, याद कर पाओ। ये देखो, ये टैबलेट्स है, ठीक है। इसमें कितनी टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स बना ले क्या, इसमें हम टैबलेट्स बना लेते हैं। एक टैबलेट हो गया 1 2 ठीक है भाई। तो देखो कितने टैबलेट्स हैं, ये जो एक टैबलेट्स है ये कितने की होती है, 200 mg की। ये एक टैबलेट जो है वो 200 माइक्रोग्राम्स की होती है। सारी टैबलेट जितनी भी है 200 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम और 200 माइक्रोग्राम। ये फर्स्ट डे पे लेना है और ये डे 3 पे लेना होता है, ठीक है। इसे ओरल लेना होता है, इसे ओरल वेजाइनल जो है वो रख सकते हैं, सबलिंगुअल रख सकते हैं। कौन सा, ये वाला टैबलेट। ये जो टैबलेट एक आपको दिख रहा है 200, ये मीफेप्रेस्टोन की टैबलेट है। 1 टैबलेट क्या है, मीफेप्रेस्टोन की टैबलेट होती है, मीफेप्रेस्टोन की टैबलेट होती है। और ये जो 4 टैबलेट दिख रहा है, ये जो 4 टैबलेट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 4 टैबलेट्स किसकी होती है, ये 4 टैबलेट होती है मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट्स होती हैं। और ये होती है 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट। मीजोप्रोस्टोल एक टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की, जो 4 होती हैं। तो आपसे पूछा जाए एमटीपी किट और कॉम्बी पैक में टोटल कितने टैबलेट्स होते हैं, तो आप बोलोगे टोटल 5 टैबलेट्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 5 टैबलेट्स होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इस शॉर्ट सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आई थॉट एमटीपी एक्ट में न्यू गाइडलाइंस क्या है, कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, कितने वीक्स तक एबॉर्शन करा सकते हैं, 24 वीक्स के बाद कराना हो तो क्या जो है, कहाँ से कंसेंट लेना होता है, कंसेंट किससे लेना है, और सब्सटेंशियल फीटल एनोमलीज क्या होता है, सारी चीजें आपको पता चलिए। कॉन्फिडेंशियल है, रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करना होता है, एमटीपी किट में कितने टैबलेट्स होते हैं, किस नाम से हम जानते हैं, जो भी हमने लिया था। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं जो एमटीपी परफॉर्म करते हैं, कितने में ये एक्ट आया था, रीसेंट अमेंडमेंट कब हुआ है, सारी बातें आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट आपने सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।